वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का वीडियो पार्ट 55 है। इसमें मुस्लिम लॉ से संबंधित जो पिछले इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है और उनके आंसर्स भी बताए गए हैं। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम बीजीएस इंटरव्यू लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम आईपीसी में, अब आईपीसी कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सिडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि सीआरपीसी जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, सीपीसी जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, आईपीसी बीएनएस जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका सीपीसी प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें
तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है, बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए, तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग
अब सबसे पहले मेंटेनेंस, तो 125 लागू होता है और कौन से केस में से? अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। और बिल्कुल, और मुस्लिम वाइफ का एक राइट है, इवन इफ शी इज इंटाइटल्ड टू मेंटेन हरसेल्फ and husband is the right to maintenance under Muslim law to Muslim wife is absolute. Even if wife is capable to maintain herself, she can still claim maintenance from her husband. So this is unlike other. दूसरे लॉज में ये है कि if wife is incapable to maintain, but Muslim law right of maintenance is absolute. And Muslim नफाका किसे कहते हैं? किसे? नफाका, मेंटेनेंस को कहते हैं नफाका। यस, NAFAQA। Yes. Ahmed Khan was a practitioner in Supreme Court. He divorced his wife and maintenance claim for maintenance was filed and matter went to the Supreme Court. And Supreme Court held that 125 CRPC is also applicable upon the Muslim. First time it was held. So lot of reaction from the Muslim community and all. Government just in order to pass one act, Protection of Rights on Divorce Act 1986. तो उस सारा नहीं पढ़ना है, उसमें सेक्शन 3 जो है एक नॉन ऑब्स्टेंटेट क्लॉज है और ओवरराइडिंग इफेक्ट है नॉन ऑब्स्टेंटेट क्लॉज का, और रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस टू बी मेड and paid to her within the period of iddat. And fair provision for maintenance to children की भी बात की गई है. Yes sir. सर एक्ट में तो मेंटेनेंस चिल्ड्रन की 2 साल की तक की बात है, हाँ, लेकिन कहा गया कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वो 2 साल से ज्यादा के लिए भी 125 जैसे सब पे लागू होता है वैसे उन पे भी लागू होता है. यस सर. और उसके बाद एन अमाउंट इक्वल टू सम ऑफ मेहर और डोअर वो पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ मैरिज और एट एनी टाइम ऑन डिमांड अंडर मुस्लिम लॉ. और जो भी प्रॉपर्टी उसे मिली है मुस्लिम वाइफ को, ऑल प्रॉपर्टी गिवन टू हर बिफोर और एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज बाय हर रिलेटिव्स, फ्रेंड, हस्बैंड और हिज फ्रेंड, वो उसकी प्रॉपर्टी होगी. और ये एक सेक्शन 4 भी है इसमें. सेक्शन 4 ये कहता है कि मुस्लिम वाइफ हु हैज नॉट रीमैरिड being unable to maintain herself after iddat can claim reasonable and fair maintenance from relative of her husband. Relative means those who are capable to inherit the property of her husband. हाँ. और अगर उससे भी नहीं होता तो स्टेट वक्फ बोर्ड से भी मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता. और उसके बाद डैनियल लतीफ़ी का केस आया. और उसमें भी रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन. अब डैनियल लतीफ़ी वगैरह पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, या मेंस में कुछ लिख रहे हैं तो उसके लिए ठीक है.
और उसके बाद मेंटेनेंस के बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें पेरेंटेज, लेजिटिमेसी एंड एक्नॉलेजमेंट। तो मुस्लिम लॉ में जो इलेजिटिमेसी इज कंडेम्ड और वुमेन गिल्टी ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप is liable for punishment. Illicit relationship is called zina। और illegitimate child को मुस्लिम लॉ में फिलियस नलियस कहते हैं। और जो illicit child है वो does not belong either to father or mother। लेकिन हनाफी स्कूल कहता है कि such child belongs to mother। A child born after 6 months of the marriage under Muslim law, लिख लो, a child born within 6 months of marriage is legitimate unless father disclaims it। तो सर ये अभी इसको छोड़ के भी सेक्शन 112 हाँ, पे अप्लाई होता है हाँ, Evidence Act हाँ, का। यस 280 डेज है। और इंडियन एविडेंस एक्ट हर किसी पे लागू होता है। यस सर। और एक्नॉलेजमेंट, अगर कोई डिस्प्यूट है तो एक्नॉलेज किया जा सकता है। और पैटर्निटी इज ए लीगल रिलेशन। और मुस्लिम लॉ में भी अडॉप्शन होता है। नो, अडॉप्शन का ऐसे कोई नहीं होता, नहीं। अडॉप्शन नॉट रिकॉग्नाइज अंडर मुस्लिम लॉ। और वक्फ क्या है? सर तो हाशमी का क्या केस था सर? उसमें शबनम हाशमी में अडॉप्शन कर सकता है मुस्लिम। ओल्ड मुस्लिम लॉ के अंतर्गत दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज। एंड एनीवन फॉर जनरल पीपल देयर इज गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, उसके तहत आप जाके कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू वक्फ। और वक्फ का क्या मतलब होता है? सर वक्फ होता है प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू गॉड। हाँ, डेडिकेशन और डिटेंशन टू द और डेडिकेशन क्या होता है? परपेचुइटी में या कितना? परपेचुइटी हमेशा कुछ फीचर्स इनएलिजिबल होना चाहिए। यस, परपेचुइटी इज द एसेंस ऑफ वक्फ। लिख लो, वक्फ जो है मे बी टेस्टामेंट्री। अगर कहा जाए कि वक्फ में भी टेस्टामेंट्री, इसका मतलब बिल से बना गया हो। हाँ, और इट में आल्सो भी इंटर विवोज। सर क्या कहो, आवाज कट के आई ना, सुनाई नहीं दिया। इंटर विवोज तो पार्टी। हाँ, वक्फ में भी टेस्टामेंट्री, हाँ। और टेस्टेटर चाहे तो अपने लाइफ के दौरान भी बना सकता है इंटरव्यूज। Yes, sir. Who is वाकिफ? The person who makes the work. हाँ, डेडिकेटर, पर्सन हु Yes. क्रिएट्स द वर्क। और हनाफी लॉ में वक्फ जो है यूनिलैटरल डिक्लेरेशन है। कोई किसी औपचारिकता की फॉर्मेलिटी की जरूरत है या नहीं टू कंस्टिट्यूट वक्फ? ऐसा तो नहीं है सर। हाँ, नो फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता। वाकिफ मस्ट बी competent
वक्त का एक ही है कि डेट इज परमानेंट डेडिकेशन, वक्त इज ऑलवेज इन परपेचुइटी। वाकिफ मस्ट बी कंपिटेंट, ही मस्ट प्रोफेस इस्लाम, साउंड माइंड का होना चाहिए। कैन माइनर क्रिएट ए वक्त? नो सर। तो मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड और कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर नहीं क्रिएट कर सकता वक्त को। वीडो, सर यस सर अब इंटरप्ट करें, वाकिफ जो इसके रेस्पेक्ट में माइनर के एज हम 18 इयर्स मानेंगे ना? हाँ, यस, फॉर द पर्पसेज ऑफ क्रिएशन ऑफ वक्त, तो 18 इयर्स हो गए। यस। यस, अब विडो के बारे में बोल रहे हैं। विडो कैन क्रिएट ए वक्त टू द एक्सटेंट ऑफ हर शेयर। यस लिख लो उसे। यस सर। वाकिफ मस्ट बी द ऑनर ऑफ द पार्टी। यस सर। The object of waqf must be religious. And Yes, it, sir. and it must be recognized under Muslim law. फैमिली वक्फ भी हो सकता है और उसे वक्फुल औलाद, औलाद बच्चे, तो फैमिली के लिए, फैमिली फॉर बेटरमेंट ऑफ द फैमिली, तो दैट इज नोन एज वक्फुल औलाद। हॉस्पिटल्स के लिए, आर्म्स हाउसेज के, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए भी वक्फ हो सकता। अब मॉस्क के मेंटेनेंस के लिए हो सकता, प्रेयर डे टॉम साउंड के लिए हो सकता, सेटलर्स फैमिली के लिए हो सकता, पुअर मुस्लिम के असिस्टेंस के लिए हो सकता, पिलग्रिमेज के लिए हो सकता, रीडिंग कुरान इन पब्लिक प्लेस के लिए हो सकता, पेमेंट ऑफ मनी टू फकीर के लिए भी हो सकता। और जब इसमें कोई एक हम लोग पढ़ते हैं विल में और डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रे, Yes. so what is that? As nearly when there is a question waqf or will, so all attempt has to be made to the intention of the creator as nearly as possible. Cypre means as nearly as possible. Waqf is revocable or irrevocable? Irrevocable है सर। हाँ, वक्फ इज ऑलवेज इरिवोकेबल। और इसमें और कुछ डिफरेंसेज हैं शिया लॉ और सुन्नी लॉ में, तो आई डोंट थिंक कि वो डिफरेंसेज इसमें जाएंगे। मुतालिक किसे कहते हैं? मैनेजर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। वुमेन हो सकती है मुतालिक, सकती है। यस। और क्या मुतालिक को रिमूव किया जा सकता है? हाँ सर, किया जा सकता है। यस। और कोर्ट के द्वारा ही उसे रिमूव किया जा सकता है अगर मिसफिजेंस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या उसके ऑब्जेक्ट से अगर अलग कर रहा। व्हाट इज इमाम बारा? नहीं सर, ये नहीं पता हमको। ये एक जो मुहर्रम, ये मुहर्रम नहीं, जो मुस्लिम सेंट होते हैं उनके प्लेस ऑफ रेस्ट, दैट इज नॉन एज, और तकिया भी उस कहते हैं। पहले ऐसे लिखो, जस्ट 1 सेकेंड, इसमें इस बुक में शायद गलत दिया हुआ है और मुझे कुछ डाउट है, मैं मुल्ला को निकाल, जस्ट 1 मिनट, कुछ डाउट है मुझे। ठीक है, ठीक है। ये मटेरियल हमारे ही किसी फैकल्टी ने प्रिपेयर किया है, बट आई हैव डाउट।
इमाम बारा काट दो। जो तकिया ठीक है, रेस्टिंग प्लेस ऑफ फकीर, तकिया। ठीक है, रेस्टिंग प्लेस तकिया। रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए फकीर, फकीर होली पर्सन को कहते हैं, धार्मिक। और इमाम बारा तो आप मतलब प्राइवेट सेरेमनीज, अगर आप रिलीजियस सेरेमनीज करते हैं तो जस्ट एज ये फैमिली प्लेस होता है। यहाँ पे मजलिस वगैरह होती है इमाम बाड़ा में। और खानका किसे कहते हैं? याद नहीं सकता। ये लाइक एक इंस्टीट्यूट, जैसे हम लोगों में मठ होता है ना, तो उसी तरह से मुस्लिम में खानका होता है। अगर कोई फकीर इज ए होली पर्सन अंडर मुस्लिम लॉ, और जब वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता तो उसके लार्ज नंबर ऑफ डिसिपल्स बिगिन टू, वो हमेशा उसे सराउंड किए रहते हैं, और जहाँ पे वो जिस जगह में रहते हैं तो डेट इज नॉन एज खानका। दरगाह क्या होता है? टॉम्ब होता है मुस्लिम फकीर का। और जस्ट कुछ मुस्लिम लॉ कंप्लीट हो गया। वो कम ही पूछे जाते इससे। और गिफ्ट, हिबा क्या होता है? सर मुस्लिम लॉ, अंडर मुस्लिम लॉ गिफ्ट इज नोन एज हिबा। यस। और कितना गिफ्ट हो सकता है शिया में? सर गिफ्ट तो अनलिमिटेड हो सकता है। और विल कितना हो सकता? 1/3 हो सकता है सर, 1/3 तक हो सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ एयर। अगर एयर का कंसेंट हुआ तो 1/3 से ज्यादा भी हो सकता है। और ये गिफ्ट जो है टेस्टामेंट्री भी हो सकता है, इंटरव्यूज भी हो सकता। और ये जो है कि जो अगर टेस्टामेंट्री है तो that should not exceed 1/3. टेस्टामेंट्री गिफ्ट must not exceed 1/3, और ऐसे अनलिमिटेड हो सकता। और गिफ्ट में डोनर डोनी, who gift is known as donor, to whom it is gifted known as donee. Donor must not be a minor, must be of sound mind, must be, or gift must be voluntary. यस सर। अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह या मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें गिफ्ट में नहीं होना चाहिए। डोनी एनी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी, डोनी हो सकता है। ज्यूरिस्टिक पर्सन को के फेवर में मुस्लिम लॉ में गिफ्ट हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। यस, ज्यूरिस्टिक पर्सन हो सकता है। और नॉन मुस्लिम को गिफ्ट किया जा सकता या नहीं किया जा सकता? हाँ सर, किया जा सकता है। उसमें एक ही कंडीशन है, ही शुड नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स इस्लाम। हाँ, किसी भी आइदर क्रिश्चियन और हिंदू को किया जा सकता। अनबॉर्न पर्सन को गिफ्ट किया जा सकता या नहीं किया जा सकता? सर किया जा सकता है। इसमें नो, नो, फीस का है। सुन्नी में आपका 6 months है, शिया में 10 months। अनबॉर्न गिफ्ट टू लिखो, गिफ्ट। हाँ लिखो, इसको मिस्टेक हो गया। माइनर को गिफ्ट किया जा सकता, बट नॉट टू द अनबॉर्न। गिफ्ट हम लोगों ने, और इससे ज़्यादा गिफ्ट को नहीं, डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और डिलीवरी ऑफ पोजीशन। जो बाकी जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वही। ओरल गिफ्ट भी हो सकता
गिफ्ट का एक्सेप्टेंस क्या मस्ट है या क्या है? गिफ्ट एक्सेप्टेंस जरूरी है सर। मस्ट, दैट इज मस्ट। मूसा क्या होता है? The Musha is a gift of a shared and undivided property. यस। और अब मेंस पर्पस से हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा के काइंड्स वगैरह और वो सारी चीज़ें, बट यहाँ इंटरव्यू पर्पस से ये सब हम लोग स्किप कर सकते हैं। और गिफ्ट के बाद विल, Yes sir. और जस्ट विल ऑफ ए पर्सन जिसने सुसाइड कर लिया, तो ए पर्सन हु कमिट सुसाइड विल क्या रखा और उसके बाद सुसाइड कर लिया, तो गिफ्ट वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा? सर मेरे ख्याल से सुन्नी में वैलिड होता है, शिया में इनवैलिड होता है। यस, करेक्ट। और हालांकि गिफ्ट विल वगैरह से वैसे नॉर्मली उसको जरा क्लोज कर दो। हाँ, ये चल रहा है अभी 10 मिनट के बाद, प्लीज वेट। नहीं, ये सुबह से ये वो लगातार चल रहा है, सबका चल रहा, 10 मिनट के बाद वेट और चल। ये थोड़ा सा सुन्नी लॉ और शिया लॉ गिफ्ट में, सुन्नी लॉ में बिक्वेस्ट क्या होता है? सर रिक्वेस्ट पर एक तरफ को याद नहीं आ रहा, एक सेकंड सर। बिक्वेस्ट किसे, विल को कहते हैं, किस चीज को कहते हैं? विल की केस में होता है सर रिक्वेस्ट। विल को ही बिक्वेस्ट कहते हैं। कोई पार्टी अपनी इच्छा से अपने मृत्यु के बाद देना, डेट इज नॉन एज बिक्वेस्ट। तो लिख लो सुन्नी लॉ में बिक्वेस्ट टू एन हेयर, बिक्वेस्ट टू हेयर without consent of other heir is invalid. Yes, sir. शिया लॉ में bequest to heir 1/3 तक हो सकता है विदाउट कंसेंट, और 1/3 से ज्यादा है तो कंसेंट लेना पड़ेगा। और सुन्नी में लिख लो जो तुम कह रहे थे, चाइल्ड बॉर्न विद इन 6 मंथ। हाँ सर, वो हम चाइल्ड बॉर्न, हाँ, तो वो विल में है। और शिया लॉ में अप टू 10 मंथ है। और जो लीगेटी किसे कहते हैं? The person who will get the property under the will. Person in whose favor will is made is known as legatee. तो सुन्नी लॉ में legatee who causes death even by accident is disentitled. हाँ, सुन्नी में disentitled, और शिया में अगर इंटेंशनल मर्डर है वो नहीं मिलेगा। तो नहीं में, सुन्नी में चाहे एक्सीडेंटल कुछ भी है, मतलब इफ ही हैज कॉज्ड डेथ इवन बाय द एक्सीडेंट, तो भी ही इज एंटाइटल्ड सुन्नी में। और शिया में ओनली इंटेंशनल मर्डर। और सुन्नी में हेयर का जो कंसेंट है मे बी गिवन इवन आफ्टर डेथ ऑफ टेस्टेटर। यस सर। और शिया में हेयर का कंसेंट कभी भी बिफोर या आफ्टर डेथ कभी भी दिया जा सकता है। सुन्नी में विल ऑफ ए पर्सन कमिटिंग सुसाइड वैलिड है या इनवैलिड? वैलिड है सर। अगर मान लीजिए कि लीगेटी डज नॉट सर्वाइव, लीगेटी प्रीडिसेसेस द टेस्टेटर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सर सुन्नी लॉ में प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी टेस्टेटर। यस और यस। शिया लॉ में वो चली जाएगी उसके एस के पास, मतलब लीगेटी के एस के पास।
और सिया में जो विल जो है इट मे बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ टेस्टेटर एंड दैट इज वैलिड। और वक्फ जो है इस्लाम ने सबसे पहले पूरी दुनिया को दिया, उस समय कोई भी वक्फ नहीं हुआ करता था। और ये सब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इंटरव्यू में आई डोंट थिंक पूछा आज तक नहीं गया। सर अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है वक्त वाला वो बता सकते हैं सर? उसको छोड़ दो, उसमें वो दैट इज ए पॉलिटिकल इशू, उसको बाद में कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वी कैन नॉट हैव ऑल द थिंग्स, सेलेक्टिव हम लोगों को होना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे जो बाकी एक्ट हो गए, पीसी एक्ट, पीएमएल, इक्का दुक्का किसी किसी से पूछेगा। तो पहले हम लोग मेजर सब्जेक्ट कर लें। अब मेजर सब्जेक्ट तो अब जैसे नाउ मुस्लिम लॉ इज कंक्लूडेड, अब हम लोगों का रह गया सब्जेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट और टीटीए, ये सारे यस सर। तो कॉन्ट्रैक्ट इसी स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट भी कट ला, ये सारे कट ला। टॉर्ट में ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, ये पूछा जाता है। तो और उसमें घुमाते हैं। तो आप जैसे ही सिविल रॉन्ग बोलेंगे, बोथ आर सिविल रॉन्ग, तो वो पूछेंगे कि भाई दोनों तो सिविल रॉन्ग है, आप डिफरेंस बताइए। मतलब ऐसा इस तरह का मिला है फीडबैक हमें। तो फिर वो पूछ देंगे कि एक्ट पार्टीज टॉर्ट में होता है कि नहीं होता है, या कॉन्ट्रैक्ट में हो। अब आप अगर समझते नहीं, which one is the act of parties, contract or tort? कॉन्ट्रैक्ट। और tort क्यों नहीं है एक्ट ऑफ पार्टीज? सर टॉर्ट तो the offense is committed against the other person. कोई जरूरी है कि ऑफेंस ही हो? Wrong सर। टॉर्ट में ड्यूटीज आर इम्पोज बाय लॉ। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट में डिसइम्पोज बाय द पार्टीज, दे themselves undertake to perform those। हाँ, तो ये सब घुमाते हैं। मतलब देखने को तो कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में अंतर, अब नॉर्मली अब इस तरह से घुमाते हैं वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट मतलब एक हमें लगता है कि ये कस्टमरी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। तो इसको बढ़िया से मेंस पर्पज से तैयार कर लेना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। इसमें मतलब इट इज द फर्स्ट चॉइस। ये इतना बार पूछा गया बहुत सारे कैंडिडेट से, 30th में, 31st में, 29th में, जब मतलब हर तीसरे चौथे कैंडिडेट से। और उसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर एक पूछा गया कि कोई आदमी आपको देख के हंसता है, आपको चिढ़ाता है, तो क्या टॉर्ट होगा या नहीं होगा? बताओ। कोई आदमी टीज करता है, चिढ़ाता है, हंसता है, अगर कोई इंजरी नहीं हुई तो टॉर्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, डैमेज से इंजरी। हाँ, कोई आदमी चिढ़ाता है एंड यू फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, तो इंजरी हुई या नहीं? मतलब इंजरी तो बहुत सा ग्रामर, ग्लूसेस्टर ग्रामर, इंजुरी मस्ट रिजल्ट फ्रॉम वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अगर कोई आदमी आपको चिढ़ा रहा है एंड यू फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, तो क्या किसी है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी तरह से घुमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपसे पूछे जाए। अब जैसे उनके मूड पे, अब मान लो कि सुबह पूछ लिया, तो अब स्वाभाविक है, नेचुरल है कि सबसे तो नहीं पूछेंगे।
थोड़ा गैप करके अब किससे पूछा जाता है किससे नहीं पूछा जाता है। अब वो इंटरव्यू में देर इज नाइदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द क्वेश्चन नॉट द मार्क्स गिवन। तो दिस इज वेरी आपकी बहुत अच्छी तैयारी, एक छोटी सी गलती जो है काफी मुश्किल हालात कर सकती है। तो एनीवे मतलब ठीक है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, ये इससे पूछा जाता है। मतलब टू बिगिन विथ कस्टमरी, आई शुड से दैट इज ए कस्टमरी क्वेश्चन। मतलब कस्टमरी टू द सेंस कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। कस्टम लगातार होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो मेरी हर में पूछा जाता। अब फिर से पूछा जाता है कि अगर कोई ऐसा एक्टर, पूछा जाता है कि आप सालमन को प्रेफर करते हैं या अगर सही बता दिया तो सालमन को प्रेफर करते हैं कि विनफील्ड को प्रेफर करते हैं। अब वहां पे कुछ आपने ऐसे तुक्का मार दिया तो फिर वो पिजन होल वगैरह आ जाएगा। विनफील्ड की थ्योरी वाज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। सालमन ने नैरोअर डिफिनीशन दिया, विनफील्ड ने वाइडर डिफिनीशन दिया। तो सालमन को अपमानित करने के लिए कि पिजन होल ओनली रिकॉग्नाइज टॉर्टर। फिर मतलब इस क्वेश्चन को ध्यान से, लॉ ऑफ टॉर्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हम लोग पढ़ते हैं इसको, इन सारे चीजों को, लेकिन पता नहीं क्यों अब क्वेश्चन, आइडियल क्वेश्चन मेरे हिसाब से टॉर्ट में डैमेजेज, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज वगैरह हो सकता, डिफरेंसेज बिटवीन एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो सकता। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर से हम लोग 2 कदम आगे हैं, दैट वाज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंस अवेलेबल है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में देयर इज नो डिफेंस अवेलेबल। एक्ट ऑफ एजेंट, अगर एजेंट के द्वारा एजेंट बिकम्स टॉर्टफीजर तो क्या होगा? तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज दोनों में, कॉन्ट्रैक्ट में भी और टॉर्ट में भी। अगर जो है प्लेंटिफ ने टॉर्टफीजर के एक्ट को कंडोन कर दिया, और तो और इंटेंशन टू कॉज हार्म नहीं है। अगर अनजाने में अगर नुकसान हो गया तो क्या टॉर्ट बनता कि नहीं बनता? तो टॉर्ट के लिए इंटेंशन इज इमैटेरियल, लाल पेन से लिख लो। मतलब ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से घुमाया जाता। मतलब टॉर्ट और यही बेसिक डिफरेंस है। मतलब अगर एक लाइन में, वन लाइनर में कहा जाए तो टॉर्ट और क्राइम में यही बेसिक डिफरेंस है कि क्राइम में मेंस रिया इज वेरी वाइटल और टॉर्ट में मेंस रिया इमैटेरियल। कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिनमें मेंस रिया इज इमैटेरियल, जैसे किडनैपिंग वगैरह, बाइगेमी वगैरह हो गया। तो दोज ऑफेंसेज आर नॉन एज कौन सा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? हाँ, तो वो जो ऑफेंस, हाँ, एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी क्राइम में होता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफेंस वैसे ही जबरदस्ती, ओनली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस। वो तो लायबिलिटी स्ट्रिक्ट है या एब्सोल्यूट, दैट इज पार्ट ऑफ द टॉर्ट। क्राइम हम लोग जब लास्ट में होगा ना, तो एक और है कि आज के डेट में मेंस रिया की चीजें, मतलब मेंस रिया का इम्पोर्टेंस, मेंस रिया खत्म नहीं हुआ है,
लेकिन जो whoever voluntarily, whoever intentionally, तो एनी एक्ट, एनी वॉलंटरी एक्ट, तो उसमें ऑलरेडी बिना इंटेंशन के वॉलंटरी एक्ट नहीं हो सकता। तो क्राइम अगर वेल डिफाइंड है तो उस वेल डिफाइंड क्राइम में मेंस रिया का स्कोप लिटरल मायने में कम हो गया। इफ क्राइम इज वेल डिफाइंड, the requirement of mens rea when there was no proper definition of the crime was there. तो पूछा गया है कि अगर if definition of crime is complete, comprehensive, what would be the aspect of mens rea? अगर लिख दिया गया कि whoever voluntarily causes death by doing an act which is likely to, तब उसमें अगर the moment you cause death voluntarily, voluntarily में दो चीज होती है, आई के, वी आई के बताया था ना, वी आई के, इंटेंशन और नॉलेज। हाँ, तो ये भी पूछा जा सकता कि वॉलंटरी एक्ट किसे कहता है। हाँ, तो अब कोई अब आंसर दे दे, अगर नहीं याद आ रहा कि अपनी बिना जोर जबरदस्ती के, बिना दबाव के, आंसर गलत नहीं है, बट नॉट ए गुड आंसर फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटरव्यू। अगर वॉलंटरी पूछा जाए, वॉलंटरीली, तो जो डेफिनेशन दिया गया है, बोर्ड मेंबर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू कि आप अपने डेफिनेशन में इंटेंशन और नॉलेज जरूर बोलें। नॉलेज ऑफ व्हाट? वॉलंटरी एक्ट में नॉलेज ऑफ कंसिक्वेंसेज। आप रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं और आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा, गलती हो गई, तो इज दैट ए डिफेंस? नो सर, because driving was voluntary, so you have knowledge into a voluntary act, knowledge of the consequences is presumed। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे, जस्ट रेफर हम लोग कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट आज ही शुरू कर दें सर। आज कल से स्टार्ट करते हैं सर, कल हैप्पी दिवाली करके स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मॉर्निंग में नहीं करेंगे सर, मॉर्निंग में करेंगे तो कल ही ना दिवाली है, तो मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय। ठीक है।